स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अनअकैडमी पे अब से जब भी कोई कोड आपसे मांगे तो आपको झा सर, कैपिटल में झा सर कोड का यूज करना है, क्योंकि इस कोड का आप यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। अनअकैडमी में अभी काफी सारे बैचेस जो है वो शुरू हो रहे हैं, तो इस बैचेस को आप तुरंत जो है वो ज्वाइन करें। 29 दिसंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं और काफी सारे बैचेस 2022 के लिए, 2023 के लिए, यूपीएससी के। साथ ही साथ ऑप्शनल का भी ये सीन है अनअकैडमी के अंदर कि आपको बस सिर्फ एक ही बार पेमेंट करनी है ऑप्शनल की, और आप कोई भी ऑप्शनल को जो है वो एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आपके लिए एक बार पेमेंट करने पर सभी ऑप्शनल जो है वो ओपन हो जाएंगे। और 8 दिसंबर से काफी सारे ऑप्शनल जो है वो शुरू हुए हैं, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, मैथ्स, फिलोसफी, हिस्ट्री। तो एक बार बस पेमेंट करनी है, और इवन तो पेमेंट तो यहाँ पर ईएमआई पर भी जो है वो हो जाती है शुरू। और 15 दिसंबर से जिसका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है या हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैनेजमेंट ऑप्शनल है, तो आप शुरू करो, तो आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम डे वन। और एक ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, और वो भी आपको जो है वो बहुत अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे भी आपको मिल रहा है। और बाकी आप अगर ये कोड को यूज करेंगे तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। कैपिटल में झा सर कोड को यूज करना है आपको। और यहाँ पर हर संडे, और 26 दिसंबर को अभी हुआ था, और 2 जनवरी को अभी होने वाला है क्विज। संडे टू संडे क्विज होता है, और 56 क्वेश्चन का क्विज होता है, 1 घंटे का होता है, सुबह 11 बजे होता है। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज इनकी चलती है रेगुलर बेसिस पर। मंडे को ब्रूडाल सर की टेस्ट सीरीज जो है वो चलती है, इकोनॉमिक्स वाली, राइट, हर मंडे 8 बजे। और फिर बाकी मंडे टू फ्राइडे एक टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स की चलती है। और फिर डेली स्टैटिक का भी क्विज चलता है मंडे टू फ्राइडे 10 बजे। तो इसमें भी आप एनरोल हों, और जब भी एनरोल हों कोड आपसे मांगा जाएगा तो आपको कैपिटल में झा सर कोड का यूज करना है। बाकी आप चाहे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए लोन्स भी जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। बाकी ईएमआई प्लान लीजिए, ईएमआई प्लान इनका बहुत बढ़िया है। ईएमआई के माध्यम से जो है आप कोड जो है वो इनका अवेल कर सकते हैं, राइट। और जब भी कोड मांगा जाएगा तो झा सर कैपिटल में कोड का यूज करना है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए बेनिफिट्स हैं जो मुझे आपको बताने थे। गाइस, एक काफी इंपॉर्टेंट कानून के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, धर्मांतरण रोधी कानून को हम लोग मेनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी ये कानून कर्नाटक सरकार जो है वो लेकर आ रही है। इसने एक ड्राफ्ट सामने रखा है, एक मसौदा सामने रखा है, एक मसौदा विधेयक, ड्राफ्ट बिल एंटी कन्वर्जन को लेकर। तो इसी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। बट मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ड्राफ्ट से रिलेटेड चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। यहां पर जो हम चीजें कवर करेंगे वो मेनली हम टारगेट करेंगे एंटी कन्वर्जन के टॉपिक के ऊपर, धर्मांतरण रोधी के टॉपिक के ऊपर, कि हमारी कंट्री में एंटी कन्वर्जन का क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, और किस टाइप के कानून जो है वो अलग अलग राज्य लेकर आ रहे हैं एंटी कन्वर्जन को लेकर। तो मेनली इस पर हम चर्चा करेंगे। और कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके प्रोविजन को समझेंगे, और ओवरऑल एंटी कन्वर्जन का केस क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके मेंस के लिए, स्पेशली जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। तो कर्नाटक सरकार ने प्रिपेयर किया है एक एंटी कन्वर्जन बिल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उत्तर प्रदेश का एंटी कन्वर्जन का कानून हमें देखने को मिलता है। ये ड्राफ्ट बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि उत्तर प्रदेश का है। इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है प्रस्तावित विधेयक का? इसका उद्देश्य है कि धोखाधड़ी या विवाह के माध्यम से दूसरों का धर्म परिवर्तन करने या प्रयास करने वाले लोगों को दंडित करना, पनिशमेंट प्रोवाइड करना, पीनलाइज करना उन लोगों को जो लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, या फिर दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट करते हैं, उसके धर्म को चेंज करते हैं फ्रॉड के माध्यम से, धोखाधड़ी के माध्यम से, या शादी करके, राइट। तब ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को पीनलाइज करना, मतलब उसको दंड जो है वो देना। तो हाइलाइट्स क्या, हम लोग को प्रमुख बिंदु क्या देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर कर्नाटक के कानून के जो एंटी कन्वर्जन को लेकर हमें देखने को मिल रहा है? तो कोई भी व्यक्ति जो गिल्टी पाया जाएगा, यानी कि एक आरोपी है, एक अक्यूज पर्सन है, जिसने एक व्यक्ति का धर्म कन्वर्ट कर दिया, दूसरे व्यक्ति का अनलॉफुल तरीके से, अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को, दोषी को मिनिमम 3 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक की सजा जो है वो सुनाई जाएगी, और उसको 25,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यदि कोई व्यक्ति अनलॉफुली कन्वर्टेड होता है, मतलब कि इस विधेयक में, इस बिल में यह बताया गया कि गैरकानूनी रूप से धर्मांतरित व्यक्ति, मतलब एक तो आरोपी है, अक्यूज पर्सन है, जिसने
एक व्यक्ति का धर्म जो है वो चेंज करके दूसरे में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, राइट? एक व्यक्ति का धर्म चेंज कर दिया है। तो जिस व्यक्ति का धर्म चेंज हुआ है, अगर वो माइनर है, मतलब नाबालिग है, या वो महिला है, या वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं, तो ऐसे धर्मांतरण में जो आरोपी होगा उसको मैक्सिमम 10 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। मिनिमम 3 साल से लेकर मैक्सिमम 10 साल की सजा सुनाई जाएगी और 50,000 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, राइट? और अगर मास कन्वर्जन करता है वो व्यक्ति, सामूहिक धर्मांतरण का मामला अगर सामने आता है, तो ऐसे मामले में आरोपी को 3 साल से 10 साल की जेल तो होगी ही होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। इवन जिस व्यक्ति का धर्मांतरण हुआ है, यानी कि धर्मांतरण के शिकार व्यक्ति को 5 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर कोर्ट जो है वो दिलवा सकती है आरोपी से। यानी कि जिसने धर्म कन्वर्ट किया है, जो आरोपी है, तो उसे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो 5 लाख रुपए उस व्यक्ति को एज अ कंपनसेशन के तौर पर दें जिनका आरोपी ने फोर्सफुली कन्वर्जन किया है। तो ये पॉइंट भी आप 5 लाख रुपए वाला ध्यान में रखिएगा, एज अ कंपनसेशन के तौर पर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो शिकार हुआ है धर्मांतरण का। और साथ ही साथ ये 5 लाख रुपए जो है वो ओवर एंड अबव फाइन है, मतलब कि जो 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए तक का जो जुर्माने की जो अभी हमने बात करी ना अलग अलग केस में, तो इसके ऊपर 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मुआवजे के तौर पर भी आरोपी को जो है वो चुकाना पड़ सकता है कोर्ट के ऑर्डर पर। तो ये चीज है। अगर कोई अपने अपने खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है, तो उस चीज की इन्होंने प्रोसेस जो कर दी है वो काफी लेंदी कर दी है, काफी लंबी प्रक्रिया जो है वो इस बिल के अंदर शामिल कर दी है ऐसे लोगों के लिए जो खुद से, अपनी खुद की इच्छा से अपने धर्म को चेंज करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि कर्नाटक के इस एंटी कन्वर्जन बिल के अंदर हमें देखने को मिली, बट हम इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, जैसे कि इस बिल से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं। तो कुछ प्रोविजन इस बिल के अंदर ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी गुजरात हाईकोर्ट ने जिसको देखते हुए स्टे लगाया है। हुआ यह था कि 2020 में गुजरात सरकार भी एंटी कन्वर्जन कानून लेकर आई थी, धर्मांतरण रोधी कानून लेकर आई थी। अब गुजरात हाईकोर्ट ने जब इस कानून को देखा तो अगस्त 2021 में गुजरात हाईकोर्ट ने इस कानून के कुछ प्रोविजंस पर जो है वो स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। जैसे प्रोविजन में क्या चीज थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किनके ऊपर पड़ेगा, जो इंटरफेथ मैरिज करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कपल्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट? जैसे कि हिंदू मुस्लिम्स की बात कर लें या अलग अलग धर्म के जो कपल्स होते हैं, राइट? तो वो जो लोग लव मैरिज करते हैं, राइट, कपल्स वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं, तो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ये मैरिज कर रहे हैं ये एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत जो है वो नहीं आनी चाहिए। मतलब कि ऑब्वियस ही बात है कि इसमें उस कपल को दंड नहीं दिया जाना चाहिए और प्रेशर उस कपल के ऊपर पड़ रहा है क्योंकि उस कपल को प्रूफ करना है, राइट, कि ये अपनी इच्छा से ही जो है वो मैरिज कर रहे हैं, राइट? इंटरफेथ मैरिज जो हो रही है वो इनकी स्वयं की, दोनों की इच्छा से हो रही है, दोनों की इच्छा से हो रही है, राइट? तो ये चीज है। तो गुजरात हाईकोर्ट ने यही चीज नोट करी कि ये जो प्रोविजन है ये इंडिविजुअल के राइट टू चॉइस एंड लिबर्टी, व्यक्ति की पसंद और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। कि एक कपल है वो अगर लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। तो दिस इज द इशू, और यही चीज जो है वो नोट करी गुजरात हाई कोर्ट ने और इसके ऊपर जो है वो स्टे लगा दिया, यानी कि एंटी कन्वर्जन जो लॉ था गुजरात का उसके कुछ प्रोविजन के ऊपर रोक लगा दी। और ऐसे ही कुछ प्रोविजन जो है वो कर्नाटका के बिल के अंदर भी शामिल है, राइट? तो ये एक चिंता वाली बात है इस बिल, कर्नाटक के बिल से रिलेटेड। और कुछ स्टेट्स की बात करें जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन्होंने ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कानून लेकर आए हैं फोर्स्ड कन्वर्जन के अगेंस्ट। इवन हरियाणा और कर्नाटक ने अनाउंस भी किया है कि वो ऐसे कानून लेकर आएंगे, और कर्नाटक कानून के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? और ऐसे कानून को लागू करने के पीछे क्या तर्क होता है, क्या रैशनल होता है? तो एक तो फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकना, कि धोखाधड़ी के माध्यम से फोर्सफुली किसी व्यक्ति के धर्म का परिवर्तन करने को रोकना।
साथ ही साथ कई बार प्रलोभन की समस्या हमें देखने को मिलती है। एक धर्म के लोग दूसरे व्यक्ति को जो है वो पैसे देकर अट्रैक्ट करते हैं अपने धर्म को चेंज करने के लिए, तो ऐसी चीजें भी होती हैं, राइट। और रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, धर्म परिवर्तन मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, तो इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं, वो क्या कहते हैं, उनका कहना यह है कि लव जिहाद की अवधारणा का कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। जो कंसेप्ट है लव जिहाद का, उसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बेसिस जो है वो नहीं है, राइट। और इन्होंने पॉइंट आउट किया, आलोचकों ने जो क्रिटिसाइज करते हैं, इन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 गारंटी देता है, एक इंडिविजुअल को अधिकार प्रोवाइड कराता है राइट टू मैरी का, अपनी खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार की गारंटी देता है। अब आप जो है वो उनसे ये अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, इस अधिकार का जो है वो आप उल्लंघन कर रहे हो ये कानून लाके। इवन आर्टिकल 25 के अंडर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस हम लोग को देखने को मिलता है, एक व्यक्ति अपने पसंद के धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, किसी भी धर्म का पालन ना करने के अधिकार की भी गारंटी आर्टिकल 25 के अंडर एक व्यक्ति को मिलती है। तो मतलब सिंपल तरीके से ये चीज बताई जा रही है कि इस प्रकार के जो कानून है क्लियरली फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, राइट, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो ये चीज आलोचक कहते हैं, तो ये वाली पॉइंट भी आपको मेंस के लिए पता होनी चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज और कन्वर्जन पर क्या बातें कही हैं, क्या इनके ऑर्डर्स हम लोग को देखने को मिले हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये चीज मेंशन करी कि स्टेट और कोर्ट्स, इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है, इनके पास इनका जो क्षेत्र अधिकार है एक अडल्ट के एब्सोल्यूट राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर के ऊपर नहीं है। मतलब कि एक व्यक्ति अगर अपने जीवन साथी को चुनना चाहता है तो इस पर किसी भी प्रकार से दबाव ना कोर्ट डाल सकती है, ना स्टेट यानी कि कानून बनाकर सरकार नहीं डाल सकती है। एक व्यक्ति को अपने जीवन साथी को चुनने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है, राइट। तो इस पर किसी भी प्रकार का दबाव जो है वो कोर्ट की तरफ से या कानून के माध्यम से नहीं डाला जा सकता एक व्यक्ति के चॉइस के ऊपर, राइट। तो ये चीज कोर्ट ने क्लियर कही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस और सरला मुग्दल केस में यह चीज कंफर्म करी कि धार्मिक विश्वास के बिना और कुछ कानूनी लाभ प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से किए गए धर्म परिवर्तन का कोई आधार नहीं है। इन्होंने क्लियरली कह दिया था कि बेसलेस है इस प्रकार से जो धर्म परिवर्तन जो हम लोग को देखने को मिलता है, कन्वर्जन जो हमें देखने को मिलता है, जिस कन्वर्जन में आपकी आस्था ही नहीं है, उस धर्म में विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे धर्म परिवर्तन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, राइट। साथ ही साथ सलामत अंसारी और प्रियंका खारवाड़ का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2020 का हमें देखने को मिला था। तो इसमें भी ये चीज कही गई कि किसी साथी को चुनने का अधिकार अथवा अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का भाग है, राइट टू चूज अ पार्टनर और लिव विद अ पर्सन ऑफ चॉइस। तो ये एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी मेंस में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। सलामत अंसारी और प्रियंका खारवाड़ का केस था जिसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि आर्टिकल 21 जो है वो किससे एसोसिएटेड है, राइट टू चूज अ पार्टनर और लिव विद अ पर्सन ऑफ चॉइस से एसोसिएटेड है। सो आज की रेट की डिमांड क्या है, तो सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता की आवश्यकता है। आर्टिकल 18 भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स का यह कहता है कि सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें उनका धर्म परिवर्तन करने का अधिकार भी शामिल है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से अपने धर्म को चेंज भी कर सकते हैं, या अगर वो किसी भी धर्म को ना मानना चाहे तो वो भी उनके पास अधिकार है। तो ये क्लियरली इंटरनेशनल लेवल के कानून भी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि ये वाली चीज कहते हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने की आवश्यकता है इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया के लिए कानून बनाने की इस तरीके से आवश्यकता है। एंड स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स जब भी एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर आती है, इस प्रकार के कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून जब बनाती है, तो उन्हें अपनी इच्छा से धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के लिए कोई अस्पष्ट या अनेकार्थी प्रावधान नहीं करना चाहिए, कोई भी वेग या एम्बिगियस प्रोविजन नहीं डालने चाहिए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो खुद की इच्छा से अपने धर्म को कन्वर्ट करना चाहते हो। और इवन एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर कुछ प्रोविजन आप रखिए
जिसमें कुछ स्टेप्स प्रोवाइड कराइए, एक वैलिड स्टेप्स कि क्या स्टेप्स को फॉलो करके एक व्यक्ति अपने धर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करानी चाहिए, किससे रिलेटेड, जैसे कि एक तो कानून के प्रोविजनों से रिलेटेड, साथ ही साथ फोर्सफुल कन्वर्जन किन किन तरीकों से हो सकते हैं उनके बारे में लोगों को शिक्षित कराओ। तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं एंटी कन्वर्जन से रिलेटेड एक आइडिया आपको लगा होगा कि ये है क्या, एंटी कन्वर्जन के कानून क्यों आ रहे हैं, ये पूरा ओवरऑल टॉपिक है क्या एग्जैक्टली, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप थोड़ा सा जो है वो अपने पॉइंट्स जो है वो मेंशन करिएगा। जो चीज मैंने आपको बताई है उसका एक समरी, एक नोट जो है वो आप जरूर बनाकर रखिएगा। आप चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स पर भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि आपके बनाए गए नोट्स को। गाइज आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ फैसिलिटीज अब आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपके झा सर एकेडमी फॉर आईएएस पे। आपको रेगुलरली फ्री डेली क्विज जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रीलिम्स का भी। प्रीलिम्स का यानी कि एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रात में 9 पीएम पे, और डेली आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है 8 पीएम पे। ये सभी के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में दे दिए जाते हैं सुबह 10 बजे से पहले, ये टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको जो है मतलब सुबह ही टॉपिक्स दे दिए जाते हैं आपको क्या पढ़ना है। मेंस के आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जिसको आप आराम से जो है वो लिखें, और रात में 8 बजे 8 पीएम पर मेंस का वीडियो आ जाता है, और साथ ही साथ प्लस टेलीग्राम के चैनल पर इसकी पीडीएफ भी आ जाती है। तो पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आप इसको जो है वो डाउनलोड करें और रेगुलर बेसिस पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और वैसे ही हमारे पास प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस होती है। 9 पीएम पर सुबह टॉपिक आ जाएगा, रात में 9 बजे वीडियो भी आ जाएगा, और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, राइट, टेलीग्राम के चैनल पर। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाती है, पीपीटी पीडीएफ। ये हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे काफी सारे पेड कोर्सेज भी हैं, राइट, प्रीमियम कोर्सेज, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का भी प्रीमियम कोर्सेज है, लाइव सेशन, डाउट सेशन वाला। मेंस आंसर राइटिंग की तो 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है। आपके आंसर्स को चेक किया जाता है, आपकी गलती पॉइंट आउट की जाती है, और आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके सजेशंस दिए जाते हैं, राइट। तो ये पर्सनली हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करके जो है वो इस प्रकार से ऑपरेट होता है। तो 500 प्लस क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी मेन से पहले पहले, और ये वाली फ्री प्रैक्टिस तो अलग ही चल ही रही है, राइट। साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज का एक बैच है 1 2 3 4, पेपर 1 2 3 4, जीएस पेपर 1 2 3 4, पूरी तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जो है वो आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्वो वायरस के बारे में। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्वो वायरस जो है वो किनको संक्रमित करता है। तो आपको ध्यान में रखना है डॉग्स, कैनाइन एनिमल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, डॉग्स, आवारा कुत्ते, पालतू कुत्ते। तो बताया जा रहा है कि अमरावती सिटी के अंदर लगभग 2000 पालतू कुत्तों को और आवारा कुत्तों को अफेक्ट किया है कैनाइन पार्वो वायरस ने पिछले महीने। तो पार्वो वायरस है क्या? तो काफी तेजी से फैलने वाली ये वायरल डिजीज है जो कि पपीज को, छोटे कुत्तों को और डॉग्स को प्रभावित करती हैं, अफेक्ट करती हैं। और ये कुत्तों के इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स यानी कि उनकी जो आहते उनको जो है वो अफेक्ट करती है। इस पर्टिकुलर वायरस के सिम्टम्स क्या है? ब्लडी डायरिया, राइट, वॉमिटिंग, ड्रास्टिक वेट लॉस, डिहाइड्रेशन और लेथार्जी। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। ये वायरस के अंदर 90% मोर्टालिटी रेट है, मतलब कि 10 कुत्तों को अगर ये वायरस होता है तो 9 का मरना तो तय है। तो इतना खतरनाक ये वायरस है। ये वायरस डिस्कवर हुआ था 1967 में, और एक बहुत ही सीरियस थ्रेट बन गया कैनाइन हेल्थ के लिए, यानी कि एक गंभीर खतरा जो है वो बन गया कुत्तों की स्वास्थ्य के लिए। और ये वायरस जो है वो आसानी से मिटता नहीं है, खत्म नहीं किया जा सकता इस वायरस को आसानी से। ये लंबे समय तक एनवायरमेंट में भी रहता है। और ये वायरस कुत्तों में कैसे फैल रहा है? तो कुत्तों में ये वायरस किसी संक्रमित कुत्ते के साथ सीधे संपर्क में आने से, यानी कि एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी फैलता है, और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कंटामिनेटेड है, इवन जो भी लोग अपने हाथों से हैंडल करते हैं इन्फेक्टेड डॉग्स को, तो ये वायरस जो लोग इन्फेक्टेड डॉग्स को हैंडल करते हैं उनके हाथ में लग जाता है या उनके कपड़ों में लग जाता है।
फिर ऐसे करके दूसरे यानी कि इनके हाथ या इनके क्लोथ्स के माध्यम से दूसरे कुत्तों में भी फैल जाता है, चिपक जाता है ये वायरस, तो दूसरे कुत्तों को हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। और आज की डेट में इतने ज्यादा केसेस इस वायरस से रिलेटेड क्यों हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण कोविड 19 भी है। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा समझना जरूरी कि कोविड 19 कैसे हमें देखने को मिल रहा है कि पार्वो वायरस के पीछे का कारण बन गया। तो कोविड 19 में हुआ क्या था कि लॉकडाउन लग गए थे। अब लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, सब कुछ बंद था। तो काफी सारे पेट ओनर जो थे, यानी कि पालतू जानवरों के काफी सारे जो मालिक थे, वो अपने कुत्ते को समय पर वैक्सीनेशन लगवाने नहीं गए, टीकाकरण के लिए नहीं जा सके। और इसी के कारण ये कुत्ते जो हैं जिनको टीका नहीं लगा था, वो कुत्ते अफेक्ट हो गए। तो और इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, इसको लागू नहीं किया गया, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। पिछले 3 वर्षों में कुत्तों के टीकाकरण और रेबीज के कारण शहरों में गली के कुत्तों में पार्वो वायरस के मामले बढ़ गए। तो यही एक प्रॉब्लम थी कि एक तो गली के कुत्तों को ना वैक्सीनेशन लगाई गई, इस प्रकार की एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम की, तो ना कोई वैक्सीनेशन हुई, ना कुछ प्रोग्राम जो है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम उसको नहीं इंप्लीमेंट किया गया। तो इसके कारण भी ये वायरस जो है वो काफी तेजी से फैल गया। और हालांकि आपको बता दें, इसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है आज की डेट में, वर्तमान में कोई भी इसका इलाज नहीं है। पिल्ले या कुत्तों को टीका लगाने से उन्हें संक्रमण से बचाया जा सकता है, बट एज सच कोई इसका इलाज नहीं है। एक बार अगर कुत्ता अफेक्ट हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो ये मान के चलो कि 10 कुत्तों में से 9 की तो जान जाएगी, एक बच गया तो दुआ के कारण बच गया, वरना 9 कुत्तों की तो मौत होगी ही होगी। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक पार्वो वायरस से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं हर एक पॉइंट इस वायरस से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोषण ट्रैकर, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भारत सरकार ने लोकसभा में सूचित करते हुए बताया है कि महिलाओं और बच्चों की निजता के हित को ध्यान में रखते हुए पोषण ट्रैकर में दर्ज आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मतलब सिंपल और सॉर्टेड तरीके से उन्होंने ये चीज बताई है कि पोषण न्यूट्रिशन ट्रैकर में जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको ये पब्लिक नहीं कर रहे हैं। किस चीज के लिए? महिलाओं और चिल्ड्रन की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। उद्देश्य यह है कि हमारी कंट्री में जो आंगनवाड़ी सिस्टम जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसके माध्यम से राज्य सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठाने वाली महिलाओं और बच्चों की निजता का सम्मान करना है। तो ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे जो महिलाओं और बच्चों की जो प्राइवेसी है वो अफेक्ट होगी। तो ये एक चीज थी जो अभी न्यूज में आई थी, बट मेन चीज पोषण ट्रैकर क्या है और पोषण अभियान क्या है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो पोषण ट्रैकर, जिसे ICDS-CAS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के रूप में इसे पहले जाना जाता था। आज की डेट में इसे सॉफ्टवेयर को पोषण ट्रैकर कहते हैं। इसे सेटअप किया गया है किस उद्देश्य से, किस एम से, कि ट्रैक करना और इंप्रूव करना हमारी वेरियस सर्विसेज को जो कि आंगनवाड़ी के माध्यम से डिलीवर की जाती है, और इंश्योर करना कि बेटर तरीके से जो बेनिफिशियरीज जो हैं, जो लाभार्थी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हो सके। और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो ये एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है जो रियल टाइम बेसिस पर बताती है कि हमारी कंट्री के अंदर न्यूट्रिशन का स्टेटस जो है वो लोगों में क्या है, मतलब किन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उसका एक अच्छा डेटा रियल टाइम बेसिस पर ये प्रोवाइड करती है। एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द की प्लेयर ऑफ पोषण अभियान या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था 2017 में, और इसका फाइनेंशियल आउटले जो था वो 9,000 करोड़ था अगले 3 सालों के लिए। गवर्नमेंट ने इस ट्रैकर को बनाने के लिए 1053 करोड़ 1053 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। और गाइस ये ट्रैकर एक काफी इंपॉर्टेंट पिलर है पोषण अभियान का, जो कि हेल्प करता है सरकार को कि सरकार निगरानी रख सके, मॉनिटर कर सके कि जो भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं 12.3 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स में, तो वो प्रॉपर तरीके से की जा रही हैं कि नहीं की जा रही, तो उसको रिकॉर्ड करके रखता है। साथ ही साथ रिकॉर्ड रखता है न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स का, 9.8 लाख बेनिफिशियरीज का, यानी कि जो लाभार्थी हैं जिसके अंदर बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 6 साल तक की है। साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो महिला बच्चों को जो है वो फीड करती हैं, जो लैक्टिंग मदर्स जो हम लोग को देखने को मिलती हैं,
राइट, स्तनपान कराने वाली जो माता हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनका भी डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है 9.8 लाख बेनिफिशियरीज का। और आपको बता दें, आंगनवाड़ी 6 सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जिसके अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हॉट कुक्ड मील के तौर पर प्रोवाइड कराना, मतलब कि गर्म पके हुए भोजन के रूप में पूरक पोषण, और साथ ही साथ टेक होम राशन यानी कि घर ले जाने का राशन वाली सर्विसेज। कई बार तो जब कोविड-19 का जब समय था, जब लॉकडाउन था, तो लोगों के घर-घर तक, डोर टू डोर तक आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो है वो राशन प्रोवाइड कराया। साथ ही साथ टीकाकरण के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स घर-घर जाकर बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, राइट? प्री स्कूल एजुकेशन, स्कूल पूर्व शिक्षा, मतलब स्कूल में एंटर होने से पहले शिक्षा जो है वो प्रोवाइड कराने का काम भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब सर्विसेज हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर्स प्रोवाइड कराते हैं। और आपको बता दें गाइस कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर काफी सारे सवाल उठाए हैं पोषण ट्रैकर के इफेक्टिव यूज के लिए, प्रभावी उपयोग पर काफी सारे सवाल उठाए हैं। कमेटी ने मांग की है कि प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की लगातार निगरानी की जाए और इनको वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, और साथ ही साथ एक राज्यवार प्रगति रिपोर्ट को संग्रहित किया जाए, मतलब स्टेट वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मेंटेन की जाए, ताकि समय पर लाभ से वंचित रह जाने वाले लोगों की वास्तविक समय के आधार पर पहचान की जा सके और इसके लिए उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। यानी कि जो लोग जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है सर्विसेज का, सरकार की वेरियस सर्विसेज का, वेरियस स्कीम्स का, तो उनका रिकॉर्ड बनाया जाए, उनको पहचाना जाए और बिल्कुल समय पर उनको उपाय जो है वो प्रोवाइड किया जाए, या आप कह सकते हैं उनको तुरंत समय पर जो है जैसे कि जो बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है वो बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी हमें देखने को मिलता है जो कमेटी ने हाईलाइट किया। समिति ने मंत्रालय से आंगनवाड़ी लाभार्थियों को भोजन के पैकेट वितरण में कोई अंतराल नहीं होने को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने की भी सिफारिश की है। कहा है कि एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए जो इंश्योर करे कि जो फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज को, तो उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, खाना जो है वो समय पर उनको जो है वो मिलना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। Guys, now we will discuss about पोषण अभियान, a very important topic, पोषण अभियान, राइट? नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर जो कुपोषण की जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है, माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, उसको रिजॉल्व करने के लिए पोषण अभियान लाया गया कि हमारी कंट्री के अंदर स्पेशली फोकस किया जा रहा है बच्चों के ऊपर, प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर, लैक्टिंग महिलाओं के ऊपर, जो महिला छोटे बेबी को फीड करती हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है कि उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, यानी कि उन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन की पहुंच हो, एक्सेस हो प्रॉपर न्यूट्रिशन की, राइट? कि जिससे कि ये सब जो प्रॉब्लम है, इवन एनीमिया की जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो भी रिड्यूस हो हमारी कंट्री से, राइट? तो ये पोषण अभियान इस पर फोकस करता है, तो काफी ध्यान से समझिएगा। पोषण अभियान मिशन, सबसे पहली चीज तो ये मिशन किन लोगों के लिए, इसमें बेनिफिशियरी कौन है? तो बच्चे, गर्भवती महिलाएं और लैक्टिंग मदर्स यानी कि स्तनपान कराने वाली माता, राइट? जो मदर्स अपने बेबी को फीड करती हैं, तो ये इसके टारगेटेड बेनिफिशियरी हैं। इनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए पोषण अभियान स्कीम लाई गई। ये स्कीम कब लॉन्च हुई? 2018 में लॉन्च हुई। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप पेन और पेपर लेकर बैठे और नोट करें इस स्कीम के टारगेट्स। तो इन्होंने टारगेट सेट किया है कि हमारी कंट्री के अंदर स्टंटिंग और वास्टिंग की प्रॉब्लम को 2022 तक 6% से रिड्यूस करना, या फिर हर साल 2% स्टंटिंग और वास्टिंग की प्रॉब्लम जो है उसको रिड्यूस करना, हर साल 2%। स्टंटिंग यानी कि नाटेपन की प्रॉब्लम, वास्टिंग यानी कि दुर्बलता की प्रॉब्लम। और आपको ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो हमारी कंट्री के अंदर दुर्बलता, ओवरऑल सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो वास्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री के अंदर, राइट? ग्लोबल लेवल पर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वास्टिंग की है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर कहीं पर तो वो इंडिया में है, राइट? तो ये भी एक फैक्ट जो है आप चाहो तो लिख सकते हो, राइट? अब स्टंटिंग तो आपको समझ में आ गया नाम से, नाटेपन, राइट? जो बच्चे जो नाटे रह जाते हैं ना गाइस, तो उसमें भी न्यूट्रिशन का एक बड़ा रोल है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की प्रॉब्लम के कारण बच्चे नाटे रह जाते हैं।
वास्टिंग का मतलब दुबला, एकदम बच्चा जो है बिल्कुल हड्डी ऐसा दिख रहा है, दुबला पतला दिख रहा है, मतलब उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं गया। तो दिस इज द इशू, राइट। तो इसको रिड्यूस करना, तो टारगेट याद रखिए, हर साल 2% स्टंटिंग और वास्टिंग की समस्या को रिड्यूस करना, कम करना। तो ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट एनीमिया को लेकर, एनीमिया यानी कि रक्त अल्पात। ये जो टारगेट है वो 3% का है कि हर साल रक्त अल्पात की जो समस्या बच्चों में देखने को मिलती है, जो समस्या जो एडल्सेंट बच्ची जो होती है, राइट, किशोर अवस्था वाली बच्चियां जो होती हैं उनमें देखने को मिलती हैं, और महिला प्रेग्नेंट महिलाओं में और इन जनरल महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है एनीमिया की बहुत ज्यादा, राइट। क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि एनीमिया है क्या? नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताएं, एनीमिया की समस्या है क्या, बताइए जरा, राइट। इसमें कौन सा सेल जो है वो इफेक्ट होता है, कौन सा सेल इफेक्ट होता है, बताओ जरा, कौन सी कोशिकाएं जो है उसमें प्रभावित होती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर आप लिखकर बताएंगे। तो एनीमिया को हर साल 3% से रिड्यूस करना, दिस इज द मेन टारगेट। और इन टोटल 9% एनीमिया हमारी कंट्री से 2022 तक रिड्यूस करना, ये इसका टारगेट है, राइट। तो ये चीज है। और बताया जा रहा है कि टारगेट इस मिशन का ये है कि स्टंटिंग जो है 0 to 6 ईयर, 6 साल से कम की उम्र के बच्चों में स्टंटिंग यानी कि नाटेपन की जो समस्या है उसको रिड्यूस करना 38.4% से 38.4% से 25% तक, यानी कि 38.4% पर ये प्रॉब्लम है। तो आप 2022 तक इस प्रकार से टारगेट अचीव करें कि स्टंटिंग की समस्या हमारी कंट्री के अंदर 25% से कम हो जाए, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और हमारी कंट्री के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, अगेन मैं रिपीट करता हूं, हमारी कंट्री के अंदर ओवरऑल पॉपुलेशन जो फेस कर रही है वो वास्टिंग की समस्या फेस कर रही है, दुर्बलता, कुपोषण के कारण जो पतले दुबले से हो जाते हैं बिल्कुल, तो वैसी प्रॉब्लम हम लोग को ओवरऑल देखने को मिल रही है। बट अगर बच्चों की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर जो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम की है, तो उनमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, स्पेशली 1/3 बच्चों में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मिली है वो स्टंटिंग की मिली है, नाटेपन की प्रॉब्लम मिली है, राइट। और 40% जो बच्चे हैं 1 से 4 साल की उम्र के, तो उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम मिली है, यानी कि रक्त अल्पात की प्रॉब्लम मिली है, राइट। और 50% से भी ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं और दूसरी महिलाएं, इनमें भी रक्त अल्पात की समस्या रिकॉर्ड की गई है, राइट। और ये सब आंकड़े हमें मिले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के तहत, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट, जो कि रिलीज हुई थी ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 2016 में, राइट। और कुछ सजेशन भी दिया है नीति आयोग ने, केंद्र द्वारा वर्ष 2022 तक नाटेपन, दुर्बलता यानी कि स्टंटिंग, वास्टिंग और रक्त अल्पात यानी कि एनीमिया को कम करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो नीति आयोग भी इस कार्यक्रम को सपोर्ट करती है। क्लियर गाइस? इसमें पोषण प्लस के बारे में भी हम लोग समझते हैं और पोषण 2.0 के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो पोषण प्लस स्ट्रेटजी है क्या? देखिए, इस स्ट्रेटजी में फोकस ना ही सिर्फ इस बात पर किया जा रहा है कि जो सरकार जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करा रही है, आपको पता होगा इसकी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है, आपको राशन शॉप के बारे में पता होगा कि जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, वो राशन शॉप पर जाते हैं और उनको 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर केजी के हिसाब से ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है। ये बात सभी लोग जानते हैं? नहीं जानते तो अभी पता लग गई, राइट। तो सभी को ये ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो ये जो पोषण अभियान है, ये न्यूट्रिशन मिशन जो है वो सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करता है कि गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव जो ले रही है, यानी कि गवर्नमेंट के जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो राशन जो प्रोवाइड करा रही है, तो वो राशन बेनिफिशियरी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, सिर्फ इस पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि कुछ सोशल डिटर्मिनेंट्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। देखिए गाइस, समाज में आप इस बात से सहमत होंगे कि आज भी जाति व्यवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा है, कम हुई है, आप जैसे लोग जो समझदार हैं उनकी वजह से कम हुई है, बट काफी सारे ऐसे लोग हैं। मैं इसमें एजुकेशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि एजुकेशन का भी इसमें कोई रोल नहीं है। कई बार लोग लिखते हैं कि जाति व्यवस्था इसलिए बिकॉज पीपल आर नॉट एजुकेटेड। पीपल आर एजुकेटेड, बट बचपन से जो घर परिवार में सुनाया गया है, समझाया गया है, जैसी जो बोलते हैं ना कि जिस प्रकार से अपब्रिंगिंग हुई है, राइट, तो वो रोल प्ले करता है इस बात पे। है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे भी ऐसे हैं दोस्त कुछ,
राइट, जो पढ़े लिखे हैं, राइट, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी हैं, जब उनसे पूछा गया था कि यार मतलब व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, आप सिविल सर्विसेज की क्यों तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की क्यों तैयारी कर रहे हैं, उनका आंसर जो था वो ये था कि यार दहेज अच्छा मिलेगा। बुलशिट, फालतू की चीज है ये। तो ऐसी चीज आज भी है लोगों में, तो इसलिए जब भी आप अपने मेंस के आंसर को लिखोगे ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल लिखो आप, क्योंकि आपको पता है गाइस कि इसमें एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन रोल नहीं प्ले कर रही है, यस करती है, ओके, कि एजुकेशन के माध्यम से हमें चीजें पता लगती है, बट द मेन रोल इज फैमिली। मेरे ख्याल से आप इस बात पर सहमत होंगे, और आपके जो भी व्यूज हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिख सकते हैं, राइट, आप अपनी बात लिखिए, क्योंकि ये चीज मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी है कि इस चीज में एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, इस चीज में लेना देना है घर का, इस चीज में इवन रिच और पुअर का भी कोई लेना देना नहीं है, राइट। बोला जाता है कि गरीबों में ये जाति व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा है, नहीं, अमीरों में भी है, क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे एंड राइट नाउ वो अब्रॉड में है, राइट, फॉरेन कंट्री में है। तो पैसा का ना रोल है जाति व्यवस्था को ठीक करने में, ना एजुकेशन का रोल है, द रोल इज फैमिली, आपके घर का रोल है कि आप अपने घर में बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो, क्योंकि वो चीज एक बार जो बोलते हैं ना बचपन में एक बार माथे में घुस गई, तो वैसी वो चीज जो है वो कंटिन्यू रहती है, वो इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है, राइट। भले आप शायद अपना जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्तों में इस चीज को जो है वो कम कर लो, बट वो इफेक्ट तो रहता है जो घर से सीखते हो। तो इसलिए अगर ये जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो आप लोग समझदार लोग आप इस चीज को खत्म करेंगे। आप यार गाइस, आप कल को आईएएस आईपीएस बनोगे, कलेक्टर बनोगे, तो आपके ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो आप उसकी जाति पूछ के तो उसको बुलाओगे नहीं, एंट्री नहीं दोगे, है ना। आपका काम तो ये होगा कि आपके पास अगर कोई आया है, उसने आपको रिपोर्ट किया कि मेरे साथ सर बुरा हुआ है, राइट, मुझे जो है वो उसने चीट किया, या मेरे साथ मतलब जो पुलिस अथॉरिटीज हैं या दूसरी अथॉरिटीज है सही सलूक नहीं कर रहे हैं, मुझे जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका काम होगा कि तुरंत जो है वो वायरलेस करना। आप आईपीएस हो, आईजी हो, कल को आप जैसे अपने आपको आईजी की पोस्ट में मानो, आपके पास आ रहा है कोई व्यक्ति, राइट, फरियाद लेकर बोलकर कि सर मुझसे थानेदार जो है मेरी सुन नहीं रहा, आपको कुछ नहीं करना है, वायरलेस करना है कि ये फलाना टीआई जो है, थाना इंस्पेक्टर, तुरंत जो है मुझे कॉल करें, ऑफ 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत। आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि आप सिस्टम को चेंज कर सकते हो, आप जिस एरिया पे रहोगे आप उस एरिया पर चीजों में बदलाव ला सकते हो। ध्यान लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। चलिए हम डिस्कस करेंगे पोषण प्लस स्ट्रेटेजी के बारे में। सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि इसमें जो गवर्नमेंट जिस प्रकार से अपनी स्कीम, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार स्कीम बना रही है, बट ग्राउंड लेवल पर उस स्कीम को इंप्लीमेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर ग्राउंड लेवल पर वो स्कीम अगर इंप्लीमेंट होगी तो उस स्कीम का बेनिफिट लोगों को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। गेटिंग इट? तो इस चीज पर तो फोकस है ही है, बल्कि जो ये जाति और धर्म इस आधार पर जो भेदभाव है उसको भी कम कर रहा है। अब आप बोलोगे सर ये जाति और धर्म का पोषण स्कीम से क्या लेना देना। लोग बड़ी जाति और छोटी जाति की बात करें ना, वो बोलते हैं कि आज भी उनका सर्व किया हुआ पानी नहीं पीते हैं काफी सारे लोग। छोटी जाति का कोई व्यक्ति है, अगर कोई बड़ी जाति वाले को अगर पानी दे रहा है, मैं ऐसा सभी की बात नहीं कर रहा, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस पॉलिसी को अपनाते हैं, जिनको मैं कहूंगा कि वो आज के लोग नहीं है। वो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मरता रहेगा उससे पूछेंगे कि किस जाति का है, उसके बाद बचाएंगे। ऐसा नहीं करना गाइस, इस चीज को हमें बदलना है, समाज में ये बदलाव लेकर आना है, राइट, और ये बदलाव आप लोग लेकर आओगे, राइट। चलिए, तो ये चीज आपको समझना है कि पोषण प्लस स्ट्रेटेजी का फोकस क्या है कि सोशल डिटरमिनेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, इस प्रकार की जो चीजें उसको भी कम करना है, उस पर भी फोकस किया जाता है, राइट। और पोषण 2.0 भी हम लोग को देखने को मिलता है। पोषण 2.0 महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, यानी कि इसमें आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना को कवर करने वाली एक छात्रक यानी कि अम्ब्रेला स्कीम है।
तो अम्ब्रेला स्कीम यानी कि ये स्कीम के अंडर पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, आती है। तो पोषण 2.0 जो है वो एक अम्ब्रेला स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर न्यूट्रिशन लेवल को बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। एंड पोषण 2.0 को जो है वो अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2021-2022 के अंदर, यानी कि अभी रिसेंटली, और इसमें मर्ज कर दिया गया था जितने भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है सभी के सभी को इस अभियान के अंडर ऐड कर दिया गया था, राइट। और इस मिशन में देश में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषण उपलब्ध कराने और रोग एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु आवश्यक पोषण करने वाली विकासशील प्रक्रियाओं पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ साथ पोषण सामग्री वितरण, आउटरीच और परिणामों को सशक्त करने के लिए शुरू किया गया। तो पोषण अभियान या न्यूट्रिशन मिशन या पोषण स्कीम सिर्फ सीमित ये नहीं कि हमारी कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को, कुपोषण की प्रॉब्लम को रिड्यूस करना, लोग न्यूट्रिशन रिच जो है वो डाइट ले, न्यूट्रिशियस डाइट ले, बैलेंस डाइट ले, इस पर टारगेट करना सिर्फ इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव हमारी कंट्री के अंदर जो सोशल इश्यूज है उसको भी रिजॉल्व करने का है। तो जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो इस चीज को भी जरूर आपको ऐड करना है। अब मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए, एंड करते हुए सिर्फ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, वो है हिडन हंगर, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं अक्सर जो है वो इसके बारे में बात करता हूं। देखिए, और ये वाली चीज अगर आप लिख दोगे ना, ये टर्म हिडन हंगर का, तो आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। आपने देखा काफी सारे लोग मोटे होते हैं, जैसे कि मैं भी मोटा हूं, राइट। तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है वो काफी सारे लोगों में है ना। ओबेसिटी का इशू हम लोग को देखने को मिलता है काफी सारे लोगों में। तो जो ओबेसिटी है, आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं, राइट, तो वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं। आपने देखा होगा सुस्त रहते हैं, बीमार ज्यादा पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, वो पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। उनको क्या पसंद है? पास्ता पसंद है, राइट, पिज्जा पसंद है, चाउमीन पसंद है, इस प्रकार के जो फैटी फूड जिसको हम लोग बोलते हैं, या ट्रांस फैट वाले फूड जो हम लोग जिसको बोलते हैं, वो पसंद है। तो इसके कारण उनको ओबेसिटी होती है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन जब उनकी बॉडी में नहीं रहता है तो वो भी हिडन हंगर है। मतलब कि आप एक व्यक्ति को देखकर नहीं बता सकते हो कि वो माल नरिश्ड है कि नहीं। अगर बाय चांस एक स्टेटमेंट आ जाए कि एक जो व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति थिन है, यानी कि पतला है, उसको देखकर आप बता सकते हो कि वो माल नरिश्ड है, तो वाला स्टेटमेंट भी मतलब पार्शियली करेक्ट होगा, पूरी तरह से करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक मोटा व्यक्ति भी जो है, यानी कि शरीर से जो फैट जो है, राइट, तो वो भी हमें देखने को मिलता है कि माल नरिश्ड हो सकता है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं हिडन हंगर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये हिडन हंगर वाला टर्म भी आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। झासर कैपिटल लेटर में झासर कोड को अगर आप अनअकैडमी पर और खबरी पर यूज करेंगे तो आपको ह्यूज फैसिलिटीज मिलेंगी। जैसे कि खबरी की अगर मैं बात करूं तो खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए आप। यहां पर आप देखेंगे कोर्स करके एक लिखा होगा, एक ऑप्शन होगा कोर्सेज करके। तो वहां पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो उन कोर्सेज वो 199, 299, 399 ये सब रेट्स है उस कोर्सेज के। तो उस कोर्सेज में जाकर आप अगर चेकआउट जब करेंगे, यानी कि जहां पर पेमेंट करने वाली जब ऑप्शन होता है, तो वहां पर आप अगर जाकर कोड यूज करेंगे, वहां पर एक कोड डालने का भी एक ऑप्शन होता है, झासर कैपिटल में लिखेंगे तो वो कोर्स आपको अब मिल जाएगा। मतलब आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो खबरी में ये फैसिलिटी आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ले लो। और बाकी अनअकैडमी की बात करें तो ये भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। अनअकैडमी से कुछ भी चीज आप परचेज करते हो, आपका फ्रेंड परचेज करता है, कुछ भी, कोई सी भी फील्ड का, चाहे ऑप्शन लेना है यूपीएससी के लिए, चाहे गेट की प्रिपरेशन करनी है आपके दोस्त को, तो उसको भी दे दो कोड, राइट। झासर कैपिटल में झासर का यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका जो भी फाइनल पेमेंट हो रही होगी तो उसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी अवेल करो। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए 2 फैसिलिटीज है अभी। गाइस, वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने से रिलेटेड एक बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिल का नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, निर्वाचन कानून संशोधन विधेयक 2021। ये इस बिल का नाम है। इसका मेन एम ये है संशोधन करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। इसमें मेन फोकस ये रखा जा रहा है कि पहली बात तो रिफॉर्म लाया जा रहा है। कि किस चीज में रिफॉर्म लाया जा रहा है?
वॉलेंट्री बनाया जा रहा है वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए। तो ये पूरा टॉपिक है क्या, ये पूरा बिल है क्या, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक करने की आवश्यकता क्यों है। तो पहली बात तो गाइज ये डिमांड उठाई थी हमारी इलेक्शन कमीशन ने 2015 से। इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया था नेशनल इलेक्टोरल लॉ प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम को, राष्ट्रीय निर्वाचन कानून शोधन और प्रमाणीकरण कार्यक्रम को लॉन्च किया था इलेक्शन कमीशन ने। इस प्रोग्राम के तहत आधार नंबर को वोटर आईडी नंबर के साथ जो है वो लिंक किया जा रहा था। कहा यह गया था कि लिंक करने से फायदा क्या होगा कि एक व्यक्ति के नाम पर जो कई नामांकन हम लोग को देखने को मिलते हैं, मल्टीपल एनरोलमेंट जो एक व्यक्ति के नाम पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसको समाप्त किया जा सकेगा। जैसे कि जो फ्रॉड्स होते हैं मेनली तौर पर कि एक ही व्यक्ति जो है उसके नाम पर मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड बनी हुई है, जिससे कि मतलब एक व्यक्ति जाकर बहुत सारे वोट जो है वो डाल सके। ये सब वो फ्रॉड्स हम लोग को पॉलिटिकल फ्रॉड्स जो देखने को मिलते हैं, तो उसको हटाने के लिए ये चीज जो है वो करने पर एक कदम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उठाया था। उस समय इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या का उपयोग वैकल्पिक होगा, कि आधार का यूज जो है वो ऑप्शनल होगा वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट उठाने के लिए। तो इसीलिए इस प्रोग्राम पर रोक लगा दी थी कि मैंडेटरी नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन का जो कार्ड ईसीआई कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जिसे हम बोलते हैं, उसे आधार के साथ लिंक करना जो है वो मतलब ऑप्शनल कर दिया था, उसको मैंडेटरी से हटा दिया था। फिर इसके बाद चुनाव निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रस्ताव में संशोधन करते हुए लिंकिंग को वैकल्पिक बना दिया, ऑप्शनल बना दिया। तो पहली चीज तो अभी आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की लिंकिंग को जो है वो ऑप्शनल बनाने के ऊपर काम किया जा रहा है। और हालांकि इस बिल के अंदर कुछ और प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि पहली बात तो जो नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर 4 क्वालिफाइंग डेट्स अब प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो गाइस, जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र का होता है, कब 1 जनवरी से पहले तो वो ही व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है एज अ वोटर के तौर पर, यानी कि अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकता है वो व्यक्ति जो 18 साल की उम्र का हो रहा है 1 जनवरी को। और जो भी व्यक्ति 1 जनवरी के बाद पैदा होते हैं तो उनको 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। इसको एग्जाम्पल से समझो तब आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जनरली बिल के अकॉर्डिंग हमें यह चीज देखने को मिलती है कि 1 जनवरी से पहले, जैसे कि लेट्स से एग्जांपल के तौर पर 1 जनवरी 2022 अपन करते हैं एग्जांपल, तो 1 जनवरी 2022 वाले दिन अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है या इससे पहले कोई व्यक्ति अगर पैदा हो रहा है और इस दिन से पहले 1 जनवरी 2022 से पहले अगर वो 18 साल की उम्र का हो जा रहा है, या इसी दिन 1 जनवरी 2022 को 18 साल का हो जा रहा है व्यक्ति या हो जा रही हैं, तो इनका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। बट 2 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2022 के बीच में जो भी व्यक्ति 18 साल के हो रहे हैं उनका वोटर आईडी फिर नहीं बनने वाला। तो ये अभी तक का कानून कहता है। बट अभी जो इसमें अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसमें कह रहे हैं कि हम 4 कट ऑफ डेट जो है वो रखेंगे। 1 जनवरी कट ऑफ डेट तो रहेगी रहेगी, 1 जनवरी के अलावा ये बता रहे हैं कि जैसे 1 अप्रैल रख देंगे, 1 जुलाई रख देंगे और 1 अक्टूबर भी रख देंगे। तो इस पीरियड के बीच में जो भी व्यक्ति पैदा होंगे तो उनका वोटर आईडी कार्ड जो है वो बन जाएगा। तो ये कट ऑफ डेट को जो है वो चेंज करने की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी का एक कट ऑफ डेट है, अब 1 अप्रैल रख देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति 1 अप्रैल से पहले अगर वो हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। फिर दूसरी कट ऑफ डेट रखती है कि 1 अक्टूबर की। तो इससे फायदा ये होगा कि नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन जो लेट्स से कि जो इलेक्शन 2-3 महीने 4 महीने बाद भी अगर होगा, तो उसमें भी जो न्यू वोटर्स जो होंगे, जो अभी अभी टर्न ऑफ हुए हैं 18 साल की उम्र के हुए, तो वो उनका भी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और वो भी वोट डालने के लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे, उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। तो मेन पर्पस इसका ये है, ठीक है। साथ ही साथ अमेंडमेंट के अंदर एक वर्ड है वाइफ का, उसको रिप्लेस करके स्पाउस जो है वो कर दिया जाएगा, पत्नी के शब्द के स्थान पर पति या पत्नी किया जाएगा। तो ये संशोधन रखा जा रहा है, इससे कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया जा रहा है। अब ऐसा क्या हुआ है कि इसमें पत्नी का नाम जो है वो चेंज करने की आवश्यकता पड़ गई। तो देखो, एट प्रेजेंट जो पत्नी होती है आर्म्ड फोर्सेस जवान की, हमारी जो सशस्त्र सेना के जवान की जो पत्नी होती है, वो एनरोल हो सकती है सर्विस वोटर के तौर पर, सेवा मतदाता के रूप में
नामांकित जो है वो होने की हकदार होती हैं, लेकिन महिला अधिकारी के पति को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कानून के अंदर तो वाइफ लिखा हुआ है, पत्नी लिखा हुआ है। तो इसको पति पत्नी दोनों किया जा रहा है, राइट, कि जिससे कि किसी वुमेन के हस्बैंड को सर्विस वोटर की अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ग्रांट करनी है, तो की जा सके, राइट। तो इसलिए इसके अंदर अब वाइफ और हस्बैंड या पति या पत्नी या स्पाउस वर्ड को जो है वो ऐड किया जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट एक बेसिक सा है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बट गाइस, हालांकि इस पर्टिकुलर कानून से, बिल से रिलेटेड कुछ मुद्दे भी जो है वो उठे हैं। तो क्या मुद्दे हैं? पहली बात तो ये संशोधन प्रस्ताव में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और UIDAI, इनका डेटाबेस, तो ये किस हद तक डेटाबेस आपस में शेयर करेंगे, यानी कि UIDAI यानी कि आधार का जो डेटाबेस है जिसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, पूरी डिटेल्स होती है एक व्यक्ति की, तो आधार का डेटाबेस किस हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ शेयर किया जाएगा, तो उसकी सीमा जो है वो क्या होगी, उसकी लिमिट जो है डेटा शेयरिंग की किस एक्सटेंट तक जो है वो शेयर की जाएगी, उसको स्पेसिफाई नहीं किया है, पहला सवाल। दूसरा, बताया जा रहा है कि मतदाता से उसकी सहमति हासिल करने की क्या प्रक्रिया होगी, यानी कि कौन से मेथड्स का उपयोग किया जाएगा कि कंसेंट हासिल करने के लिए यूजर का, जिसका आप डेटा जो है वो शेयर करवा रहे हो, तो उससे उसकी क्या प्रक्रिया होगी, और क्या डेटाबेस को जोड़ने के लिए दी गई सहमति रद्द की जा सकती है, यानी कि अगर डेटाबेस को आप लिंक कर रहे हो तो उसको अनलिंक करने की कोई प्रोविजन है क्या। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो कि इस पर्टिकुलर बिल के अंदर स्पष्ट नहीं किए गए हैं। और एक और चीज जो है वो हाईलाइट हुई है, वो ये है कि जिस समय पर हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, निजी डेटा संरक्षण कानून के अभाव में डेटा साझा करने की अनुमति देने संबंधी कोई भी कदम समस्यात्मक यानी कि प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं, और दैट इज टोटली करेक्ट। हमारे पास डेटा को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड कोई कानून नहीं है। अब इस अभाव में हम डेटा को शेयर करने से रिलेटेड कानून अगर बनाते भी हैं तो भी ऑब्वियस ही बात है कि उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जो डेटा शेयर हो रहा है, अब उस डेटा के प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी तो कानून होना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक प्रकार से स्ट्रेस डाला गया है कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कानून पहले लाया जाए, उसके बाद फिर शेयरिंग से रिलेटेड कानून जो है वो बनाए जाए या तैयार किए जाए, राइट। तब जाकर और इफेक्टिव तौर से ये कानून जो होंगे वो कार्य कर सकेंगे, राइट। तो ये चीजें गाइस जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।